Hello friends, Class 8 CBSE, Chapter 1 Civics, the Indian Constitution. You know, Indian Constitution कोई भी कंट्री सेटअप होता है तब उसका कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है. Why does a country need a constitution? तो कोई भी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन why it needed? तो क्यों जरूरी है? Because of ऐसा जरूरी नहीं है कि all of the countries are likely to have a constitution, but on the other hand the countries that have the constitution are democratic. Constitution हर एक countries, कोई भी countries को govern करने के लिए उसका constitution जरूरी है. Because of it contain the set of the rules. तो उसके अंदर rules, principles, उसके purpose, ये सारी चीजें उसके अंदर include होते हैं. There are the several purposes listed. So what type of the purposes? The fundamental nature of the societies. Also, the constitution helps serve as a set of the rules and principles of in the constitution. तो ये सारी चीज उसके अंदर जरूरी है. Also, how to govern their countries, ये सारा सेट ऑफ ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंप्लीट होना जरूरी है, तभी जाके आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है. कोई भी कंट्री अगर गवर्न करना है, यानी हमारी जो गवर्नमेंट है, तो उसमें आपको मालूम है हमारा जो गवर्नमेंट है वो फेडरलिज्म, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट. तो ये यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, ये सारा अगर उनमें ये सारे प्रिंसिपल्स हर एक लोगों को, ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या तो कोई भी हो, सबको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना कंपलसरी होता है. नाउ सिग्निफिकेंस और द रीजन, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन के कितने सिग्निफिकेंस है, कितने बेनिफिट्स हैं और उसके रीजंस क्या क्या होते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन रूल्स द अदर अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द लीडर्स, यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, तो ये अपनी अथॉरिटी का जो मिसयूज ना करे उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कंपलसरी है और जरूरी है. सेकेंड, it ensure that the dominant group does not use its power against the least power person और group, यानी कि जिसके पास कम पावर है उस पे अपना दबाव न डाले. तो ये जरूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज, सारे जो फंडामेंटल राइट्स यहाँ बताए हमने सारे, तो सारे राइट्स हर एक के पास जरूरी है. तो ये नेशन चलाने के लिए, नेशन को गवर्निंग करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत नेसेसरी है ना. उसके बाद थर्ड लिस्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिसीजन एंड कुड एडवर्स अफेक्टेड ऑन द कंट्री, यानी हमारे कंट्री की जो अगेंस्ट के उसका प्रोटेक्शन करने के लिए, यानी कि कोई भी अगर हमारे कंट्री के अंदर खुलेआम कोई किसी को मार दे या तो मर्डर कर दे या तो एक्सीडेंट कर दे, तो ये सारी चीज, तो ये हमारे उन लोग जो लोग पे जो ये किलर्स होते हैं, तो उनको कंपलसरी पनिश होना जरूरी है. अगर ये सारी चीज हमारे रूल्स और रेगुलेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेटअप होते हैं, उसमें कोई माइनॉरिटी नहीं होती है, मेजोरिटी नहीं होती है, उसमें सारी इक्वालिटीज होती है, कोई रिलीजियस नहीं, सारे रिलीजियस को इक्वल माना जाता है. तो ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसी के हिसाब से हम अभी सीख रहे हैं. नाउ थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर की फीचर्स. तो यहाँ पे हमें थर्ड पॉइंट हमारे है की फीचर्स. तो उसमें हमारे फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ द पावर्स है, फंडामेंटल राइट्स है और सेक्युलरिज्म है. अब हम इसको स्टेप वाइज सीखेंगे. फर्स्ट,
की फीचर्स क्या है? व्हाट आर द की फीचर्स? सो द ग्रुप ऑफ द 300 पीपल्स, they are constitute and their powers in 1946. हमारे कंट्री का जब 1946 के अंदर हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, तब वो 300 पीपल की एक असेंबली तैयार हुई, और इस असेंबली के अंदर सारी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उसमें सारी चीज़ों को मेंशन करा गया। उसमें कोई भी मेंबर्स की कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई मेजोरिटी नहीं, कोई रिलीजियस या तो कोई कल्चरल, कोई लैंग्वेज या तो कोई भी रिलीजन, किसी चीज को इसमें सारी चीज को मेंशन करा गया। यानी किसी को ज्यादा इम्पोर्टेंस या तो किसी को लेस इम्पोर्टेंस, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ तब ये सारी चीज को एकदम, आपको मालूम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम उसके जो मेन चेयरमैन थे वो B.R. आम्बेडकर, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर थे। तो ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ और उसके साथ बहुत सारे लीडर्स भी थे। तब जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो B.R. आम्बेडकर थे। अब उसके हम वन बाय वन की फीचर्स देखेंगे। तो ये सारे की फीचर्स हैं। फर्स्ट हम फेडरलिज्म पे जाएंगे। अब फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म क्या है? मोर देन वन गवर्नमेंट, यानी कि जैसे हमारा कंट्री फेडरल गवर्नमेंट है, मैंने आपको बताया यहाँ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट, विलेज पंचायत, ये सारे फॉर्म है। तो ये हमारी, और वहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि हमारे यहाँ भाजपा है, कांग्रेस है, तो ये सारे, और इनको हम रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। इसलिए हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। और यहाँ फेडरल मीन्स के एक से ज़्यादा लेवल्स में डिवाइड करा जाता है, उसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। यानी गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन है वो उनके नीचे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट आती है, और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सारे चीज। तो ये हमारा सिस्टम है फेडरलिज्म का। अब फेडरलिज्म के द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द लिस्ट द डिटेल अबाउट द ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ये जो है तो हर एक टायर, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनके कॉन्सिक्वेंस, उसके रिलेटेड जो भी चीज है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है तो उसके बारे में, स्टेट गवर्नमेंट है तो उसका कितना पावर, तो हर एक के पावर इसके अंदर मेंशन किए गए हैं ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकेंड की फीचर्स इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, a district direct role of the electing their representatives, यानी पीपल, हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम वोट देते हैं, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, वोटिंग राइट्स है हमें। तो हम अबव 18 ईयर्स वाले पीपल जाके वोट करते हैं, देन दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड also the citizen of the country and irrespective of his background can contest the election, और वो हमारे इलेक्शन के अंदर also participate भी हो सकता है। above the 21 या तो 25 years above तो वो उसके अंदर उसके रूल्स के हिसाब से वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट हो सकता है। नाउ थर्ड, द सेपरेशन ऑफ पावर। अब यहाँ इसके पावर को सेपरेट किया जाता है। कैसे सेपरेट किया जाता है? जैसे कि लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशियरी। तो ये जब ये उसके ऑर्गन्स है, 3 ऑर्गन्स ऑफ सेपरेशन ऑफ देयर पावर्स, तो तीनों पावर में उसको डिवाइड करा जाता है। अब फर्स्ट हम सीखेंगे, पहले हम लेजिस्लेचर का देखें। इट रिफर्स टू इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल्स, ये लोगों के द्वारा
जो रिप्रेजेंट होता है, तो ये हमारा लेजिस्लेटिव पावर है। नाउ द एग्जीक्यूटिव पावर, इट इज अ स्मॉलर ग्रुप people who are possible for or implementing the law and regulating ruling the government, यानी कि ये गवर्नमेंट के जो भी पीपल के जो इससे रिस्पॉन्सिबल है और वो इसके लॉ से जो इम्प्लीमेंट करते हैं और जो गवर्नमेंट चले उसके लिए जो अपना योगदान देते, तो वो लोग ये उसको हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव्स हुए। नाउ द जुडिशरी इट रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ द कोर्ट इन इंडिया। तो जुडिशरी क्या है, हमारे यहाँ लॉ बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है। और इसके नीचे जो आपको मालूम है कि जुडिशरी के नीचे जो पुलिस स्टेशन वगैरह आते हैं, जो भी लॉज बनाए जाते हैं और उसका इम्प्लीमेंट होता है और पुलिस स्टेशन और वगैरह उसको फॉलो करते हैं। जिसे किसी को पकड़ना, किसी को कोर्ट तक ले जाना, तो ये सारी सब चीज कौन, पुलिस करती है। तो ये जुडिशरी के अंडर में आता है। अब ना फंडामेंटल राइट्स, you know, different fundamental rights. Fundamental right to equality, right to freedom, right against the exploitation, cultural and educational rights to freedom of religions, right to constitutional remedies and fundamental rights. तो ये सारे जो राइट्स है हम फ्रीली, कोई भी लोग हमें रोड पे निकलने से अगर गवर्नमेंट का ऊपर से फरमान न हो तो कोई हमें रोक टोक नहीं कर सकता है। अभी जैसे कि अभी कोरोना का है, तो उन्होंने जो भी एक लॉ इम्प्लीमेंट किया तो उसमें हम नहीं निकल सकते, तो ये एक गवर्नमेंट का पावर हो गया, तो उसमें हम नहीं निकल सकते। बाकी फ्रीली इन रेगुलर डेज में हम लोग फ्रीली कहीं पे भी घूम सकते हैं। ये सारे हमारे एजुकेशनल राइट, आप कितना भी एजुकेशन लो, तो आप कोई भी कल्चर फॉलो करो, आप कोई भी रिलीजन फॉलो करो, तो ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक राइट्स है। आप वोटिंग कर सकते हैं अबव 18 ईयर्स, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप किसी को वोट दो, भाजपा को दो, कांग्रेस को दो, अपक्ष किसी को भी दो, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं होती। तो ये हमारे सारे राइट्स हुए। ना हमारा जो लास्ट पॉइंट है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म में क्या है, एनी काइंड ऑफ द रिलीजन वी कैन फॉलो, यानी कोई भी रिलीजन हम फॉलो कर सकते हैं। आप हिंदू भी फॉलो कर सकते हो, अगर आपको मुस्लिम में कन्वर्ट होना तो आप मुस्लिम फॉलो कर सकते हो, आप क्रिश्चियन में जाना चाहते हो तो क्रिश्चियन फॉलो कर सकते हो। तो कोई भी एक सिंगल रिलीजन आप फॉलो कर सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ। ओके फ्रेंड्स, subscribe my video and share more students also। इसके साथ मैं क्वेश्चन आंसर के वर्कशीट भी आपको सेंड करूंगा, वो भी आपको कंप्लीट अपनी नोटबुक में लिखना है। बाय फ्रेंड।